व्हाट इज आईवीएफ? आईवीएफ एक्चुअल में है क्या? वो जो फर्टिलाइजेशन है, ये जो मीटिंग है ओवम को, एग को स्पर्म के साथ जो फ्यूज कराना है, ये हम एक ट्यूब में कराते हैं। प्रोसेस सेम है, बट क्या आईवीएफ कैसे होता है, क्या प्रोसेस रहता है? कि एक लेडी का हमने इंजेक्शन दिया, बहुत सारे फॉलिकल्स बन गए हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। तो अंडर एनेस्थीसिया ये एक प्रोसेस होती है जिसको ओवम पिकअप बोलते हैं। ये अंडर एनेस्थीसिया होता है कि फीमेल को पूरा एनेस्थीसिया दिया जाता है, रिलैक्स करा जाता है और उसकी ओवरी से, दोनों ओवरी से सारे फॉलिकल्स ले लिए। तो व्हाट्स द गोल्डन एज फॉर द लाइक प्लानिंग द बेबी? तो ये परफेक्ट एज क्या है फॉर द मेंस आल्सो एंड फॉर द वुमेन्स आल्सो? अगर हम बात करें तो फीमेल्स में आई वुड से कि 30 ईयर से पहले पहले उनको अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी कर लेनी चाहिए। तो गोल्डन एज आप बोल सकते हैं बिटवीन 24 टू 28 और 29 ईयर्स ऑफ एज, सो दैट 30 ईयर से पहले उनका फर्स्ट बेबी हो जाए। आईयूआई इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें प्रोसेस तो सेम चलेगा कि हमने मेडिसिन दी, फॉलिकल बना, हमने ट्रैक करा, रप्चर हुआ। बट जिस दिन ये रप्चर हो जाता है उस दिन हम हस्बैंड को भी बुलाते हैं हॉस्पिटल में और उनको बोलते हैं कि आप हमारी लैब में सीमन सैंपल दीजिए। मैम ये आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं हुआ, इसमें बेबी हेल्दी रहेगा? आईवीएफ तो एक आर्टिफिशियल है, वो बेबी हमारा हो ही नहीं सकता। वेलकम टू फार्मर रेमडीज़। मैं आपका होस्ट आकाश भटनागर। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ये बहुत सारे कपल्स को अफेक्ट करता है एंड इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, लोग ताने मारते हैं, कपल्स डरते हैं किसी से डिस्कस करने में। सो इसी के लिए आज हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए डॉक्टर अनीता सिंगला हमारे साथ में स्टूडियो में अवेलेबल हैं। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच आकाश। मैम आपकी एजुकेशन और आपका एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? मैंने एमबीबीएस डीजीओ डीएनबी करा हुआ है दिल्ली के प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल से, लाइक लेडी हार्डिंग, सफदरजंग हॉस्पिटल, मौलाना आज़ाद, सब द बेस्ट टू बेस्ट ऑफ कॉलेजेस ऑफ दिल्ली से मैंने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करा है। आफ्टर दैट आई हैव बीन शिफ्टेड टू द गाज़ियाबाद इंदिरापुरम। उस एरिया में भी मैं लास्ट 20 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ। ओके मैम, तो मतलब आपका ह्यूज एक्सपीरियंस है। मैम मैं जब इस पॉडकास्ट के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक डेटा देखा, वो बहुत चौंकाने वाला था। 1995 के अंदर हमारी पॉपुलेशन जो थी वो 96 करोड़ थी और इनफर्टिलिटी रेट जो था वो अराउंड 6 to 7% था। आज पॉपुलेशन जो है वो 2026 के अंदर 144 करोड़ है और हमारी जो इनफर्टिलिटी का रेट है वो अराउंड 16 to 17%। ऑलमोस्ट 3 करोड़ कपल जो हैं इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। तो इसका कोई मेजर रीज़न है? दैट्स ट्रू आकाश, ये इनफर्टिलिटी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, बट मुझे जो लगता है कि ज़्यादा रीज़न ये है कि नाउ अब हमारी गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होती जा रही हैं। वो भी एजुकेशन में, अपना लाइफ में आगे सेटल होना चाहती है। तो जिसकी वजह से लोग एक तो पहले शादी ही पोस्टपोन करते हैं, शादी ही लेटर एजेस में करते हैं और उसके बाद भी आई हैव सीन सो मैनी पेशेंट जो मेरे पास आते हैं ओपीडी में, इन स्पाइट ऑफ बीइंग मैरिड फॉर लास्ट 5 years 6 years, 5 6 साल की शादी के बाद भी दे आर नॉट विलिंग और दे आर ट्राइंग टू पोस्टपोन देयर प्रेगनेंसी। उनको लगता है कि मैम अभी हमें और ग्रो करना है, मे बी इन नियर फ्यूचर हम अब्रॉड शिफ्ट होना चाहते हैं। तो उसके लिए वी नीड सम टाइम। हम इतनी लाइबिलिटी बच्चे की या प्रेगनेंसी की नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे उनकी एज ग्रुप बढ़ता जा रहा है, दे आर पोस्टपोनिंग देयर प्रेगनेंसीज। तो दिस इज़ द मेजर रीज़न आई कुड फाइंड आउट। सो मैम इसी से एक और क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट्स द गोल्डन एज फॉर द लाइक प्लानिंग द बेबी? तो ये परफेक्ट एज क्या है फॉर द मेंस आल्सो एंड फॉर द वुमेन्स आल्सो? सी, अगर एज सच कुछ अगर हम बात करें तो फीमेल्स में आई वुड से कि 30 ईयर से पहले पहले उनको अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी कर लेनी चाहिए। तो गोल्डन एज आप बोल सकते हैं बिटवीन 24 टू 28 और 29 ईयर्स ऑफ एज, सो दैट 30 ईयर से पहले उनका फर्स्ट बेबी हो जाए। मैम बट ऐसा आजकल पॉसिबल नहीं हो पा रहा मेट्रो सिटीज़ के अंदर, तो क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में लोग शादी ही 30 साल के बाद करते हैं, फिर उसका 2-3 साल का एक गोल्डन पीरियड लेते हैं टू नोइंग ईच अदर और फिर उसके बाद में वो बेबी प्लान करते हैं, तो ऑलरेडी इतना डिले हो जाता है। तो इसके क्या रीज़न है? मतलब हाउ कैन वी सॉल्व दिस? मतलब लाइक अब एज बिफोर मैरिज तो शायद से पॉसिबिलिटी नहीं है, हम किसी को बोले कि नहीं आप पहले शादी कर लीजिए, बट बेबी भी प्लान करना है, तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? सी डेफिनेटली जैसे जैसे हमारी शादी की डिलेड मैरिजेस बढ़ती जा रही हैं, तो ये पहले था, हम यूजुअली बोलते थे कि 30 ईयर्स के बाद कोई अगर कंसीव करता था तो हम उसे एल्डरली प्राइम ही बोलते थे। तो हमारा गोल्डन टाइम होता था दैट शुड बी बिफोर 30 ईयर्स। बट आजकल का सिनेरियो देख के हम ये एडवाइस करते हैं कि आप नियर 32
32 till 32 वुड बी द गोल्डन पीरियड. आप उसके अराउंड प्लान ज़रूर कर. फॉर द वुमेन एंड फॉर द मैन मैन अराउंड 35. ओके. सो अगर लड़कियां 32 तक हैं तो दैट्स अ गोल्डन एज फॉर आफ्टर मैचिंग द 30 ईयर्स Yeah. के बाद में. और मेंस के लिए 35 से पहले पहले बेबी प्लान कर लेना चाहिए. एटलीस्ट फर्स्ट बेबी. एटलीस्ट फर्स्ट फर्स्ट बेबी, बेबी राइट. उनको प्लान. मैम कुछ टेस्ट हैं जो हमें प्लान करने चाहिए, बेबी प्लान करने से पहले टेस्ट कराने चाहिए या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? क्या कैसे बेबी प्लान का पूरा प्रोसीजर कैसा रहना चाहिए? सी कुछ तो हमारे जनरल टेस्ट होते हैं जिसमें हमारा जो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, वेदर इट्स ए मेल फीमेल, राइट. जिसमें हमारा ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें जैसे नेगेटिव मदर्स, अगर ये कॉम्बो हो कपल का कि उसमें फीमेल नेगेटिव है एंड जो मेल है पॉजिटिव है, उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. नेगेटिव इन द ब्लड ब्लड ग्रुप ग्रुप नेगेटिव. ब्लड ग्रुप नेगेटिव है एंड जो मेल है हस्बैंड है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है. तो उस केस में बच्चों में जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं या कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन या इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है. तो ब्लड ग्रुप सबसे इम्पॉर्टेंट है. राइट. दूसरा हमारा होता है थैलेसीमिया. थैलेसीमिया भी एक ब्लड डिसऑर्डर है. अगर दोनों ही लाइक फीमेल और मेल, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही थैलेसीमिया माइनर है, राइट. मैम थैलेसीमिया होता क्या है? थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्लड में हमारे पास एक हीमोग्लोबिन की चेन होती है. उसमें उसका जो बीटा चेन होती है वो डिफेक्टिव फॉर्म होती है, जिसकी वजह से उसका हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन ज़्यादा होता है. तो उस केस में हीमोग्लोबिन ज़्यादा नहीं बढ़ता है, तो दैट रिमेन्स अराउंड 9 और 10 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन. तो ये एक सीरियस ब्लड डिसऑर्डर भी हो सकता है इन केस दोनों ही कपल लाइक मदर लाइक फीमेल और मेल अगर दोनों ही थैलेसीमिक पॉजिटिव हैं, तो ये हमें पहले से ही स्टेटस पता होना चाहिए. तो बेबीज़ में कॉम्प्लिकेशन के ज़्यादा चांसेस हैं. तो आपको ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, दोनों का थैलेसीमिया स्टेटस अपना चेक करवा लेना चाहिए. जनरल ब्लड टेस्ट जो फर्टिलिटी डिसाइड करते हैं लाइक विटामिन डी, विटामिन B12, थायराइड, ये तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है. अगर हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टेस्ट की बात करें कि विच आर रिलेटेड टू फर्टिलिटी ओनली, तो फीमेल में एक टेस्ट होता है AMH जिसको बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन. वो बताता है ओवरी जो अंडेदानी है उसमें आपके कितने एग्स या फॉलिकल्स बचे हुए हैं, राइट. अगर ये रेंज लाइक 1.5 to 3 के बीच में रहती है, इट मीन्स इट्स ए गुड फर्टिलिटी. अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाती है 4, मोर देन 4, इट मीन्स पेशेंट थोड़ा PCOS की तरफ जा रहा है. और अगर 1 की तरफ 1 या उससे लेस देन 1 है, उसका मतलब उसका फर्टिलिटी रिजर्व इज़ पुअर. तो उन लोगों को ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए. तो बेसिक टेस्ट एक तो फीमेल्स में AMH हो गया, राइट, कि जिससे एग से प्रेगनेंसी होना है वो उस एज ग्रुप में एट दैट टाइम ऑफ पीरियड ऑफ देयर लाइफ कितने बचे हुए हैं. दूसरा एक टेस्ट होता है HSG. HSG को हम लेमन लैंग्वेज में ट्यूब टेस्ट भी बोल सकते हैं. ये एक पैसेज होता है इस एग से, मतलब कि ये एग जो है ट्यूब के थ्रू यूट्रस में एंटर करता है, राइट. तो ये हमें ट्यूब टेस्ट भी पता होना चाहिए कि वेदर बोथ द ट्यूब्स आर ओपन और नॉट. लाइक इन केस ट्यूब्स आर नॉट ओपन, तब तो फिर कंसीव करने के नॉर्मली कोई चांस नहीं होते हैं. तो फीमेल्स में ये 2 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम द बेसिक टेस्ट दैट आई टोल्ड यू अर्लियर, राइट. AMH एंड HSG. तो ऐसे ही मेल्स में अगर हम देखा जाए वो सारे टेस्ट ब्लड ग्रुप, थैलेसीमिया एंड थायराइड, ठीक है, इसके विटामिन D, B12 एंड HSA मीन सीमन एनालिसिस, हस्बैंड सीमन एनालिसिस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें स्पर्म काउंट कितना है, स्पर्म की शेप क्या है, स्पर्म कितने इफेक्टिवली मोबाइल हैं, ठीक है. बहुत ज़्यादा डेड स्पर्म्स तो नहीं है, कि स्पर्म्स तो खूब सारे हैं बट उसमें डेड सेल्स हैं, ज़्यादा डेड स्पर्म्स हैं. स्पर्म की रेंज क्या होनी चाहिए और उसके बाद क्या क्या चीज़ें चांसेस हैं फॉर द शेप, जैसे आपने बताया, तो शेप कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? जो स्पर्म की काउंट है दैट शुड बी मोर देन एटलीस्ट फ्रॉम 30 to 40 मिलियंस, है ना, इससे ज़्यादा होना चाहिए. तो और जो नॉट जस्ट शेप, है ना, स्पर्म्स के लिए हमारे पास उनकी मोटिलिटी, मतलब कि दे शुड बी मोटाइल. ऐसे नहीं है कि वो डेड हैं, वो मोबिलिटी उनकी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और उनकी शेप ख़राब है. शेप में भी हमने देखा गया है कि जैसे जो स्पर्म होती है उसकी शेप में एक हेड होता है और एक टेल होती है, राइट.
तो जो रिपोर्ट आती है वो हमारे पास यही आती है कि कितने नॉर्मल फॉर्म्स हैं। एटलीस्ट उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो 4% आउट ऑफ ऑल द मिलियन सेल्स, मिलियन स्पर्म्स, एटलीस्ट मोर देन 4% शुड बी नॉर्मल। ठीक ओके, है, नॉर्मल फॉर्म मतलब उनका हेड एंड टेल दोनों नॉर्मल होने चाहिए, किसी भी लेवल पे कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके। सो मतलब और मैम कितने परसेंट चांसेस आपके पास कपल्स आते हैं जिनमें मेल्स में इशू होता है या फीमेल्स में इशू होता है? व्हाट आर द रेशोज़? मतलब ये दोनों रीज़न हैं कि प्रेगनेंसी डिले होने का या कुछ और रीज़न भी हो सकता है? मोस्टली तो देखो मेल और फीमेल इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। दोनों का अगर देखा जाए तो 30 to 40% चांसेस रहता है फीमेल की साइड से भी एंड मेल की साइड से भी। मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी इतना ही कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स रहते हैं। बट बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा गया है कि रिपोर्ट्स एंड टेस्ट सब नॉर्मल है। मेल का सीमन एनालिसिस एंड फीमेल का AMH ट्यूब सब सही है, बट फिर भी दे आर नॉट, इन स्पाइट ऑफ हैविंग नॉर्मल रिपोर्ट्स, दे आर नॉट एबल टू कंसीव। तो इसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी भी बोलते हैं। ये भी अराउंड 20 to 30% होती है। ओके। बट मैम ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते होंगे जिसमें लोग मेल्स के तो टेस्ट कराते ही नहीं होंगे, लोग फीमेल के ही टेस्ट करा के और वही चीज़ों को फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते होंगे कि नहीं फीमेल में इशू होगा। मतलब मेल्स वी आर मतलब लाइक इंडिया के अंदर मेल डोमिनेंस कंट्री है, तो वो लोग सोचते हैं नहीं हम तो एकदम ओके हैं, हमारे को तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, तो फीमेल्स को ही सारा ब्लेम डाल के और उन्हीं को ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं। ऐसे भी रीजंस आते हैं आपके पास में? बिल्कुल, ये तो बहुत कॉमन है आकाश। उनको यही लगता है कि मैम मैं तो फिट एंड फाइन हूँ, मैं तो सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे अंदर, तो मैं तो हेल्दी हूँ, मेरे सीमन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे अंदर तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकते। इनफैक्ट जब हम उनको बोलते हैं कि आपको भी टेस्ट करवाना चाहिए, तो वो दे सी अस वेरी इन सरप्राइजिंग टोन कि अच्छा मैम मेरे में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दिस इज़ अ सिनेरियो। बट मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि ये दोनों का ही इक्वली कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होते हैं। तो हमें दोनों के ही टेस्ट कराने चाहिए। आप ओके। दोनों का कंट्रीब्यूशन 100% रहेगा, दोनों ठीक हो गए तभी प्रेगनेंसी होगी। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ फीमेल्स पे ही फोकस करना है। बहुत सारे सेंटर्स पे या बहुत सारे फीमेल्स, बहुत सारी फैमिलीज़ में दे जस्ट फोकस अपॉन फीमेल कि यही रीज़न है कि इन्हीं की वजह से बच्चा नहीं हो रहा। आप तो जानती हैं हमारे इंडियन सिनेरियो में उन्हीं को ही, फीमेल्स को ही बांझ का वो दे दिया जाता दर्जा है, दे देते हैं, हाँ। दर्जा दे दिया जाता है। बट राइट। ऐसा नहीं है, दोनों ही इक्वली कंट्रीब्यूटरी हैं, तो दोनों के टेस्ट इंपॉर्टेंट है। मैम हमने टेस्ट के बारे में जाना। अब मुझे जानना है कि अगर मेल्स के सीमेन में इशू होता है तो उनका क्या आप उनके आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकते हैं या उनको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए सो दैट प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए एज सुन एज पॉसिबल? सी मेल्स के सीमन में भी जैसे मैंने पहले बताया है, या तो उनका स्पर्म काउंट बहुत कम हो सकता है, या फिर स्पर्म्स तो खूब हैं बट वो डेड सेल ज़्यादा हैं। ठीक है, डेड सेल का मतलब मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है उनका शेप एंड स्ट्रक्चर कैसा है। नॉर्मल, एज आई टोल्ड यू, कि कम से कम उनमें 4% जो होते हैं हमारे स्पर्म्स वो नॉर्मल लुकिंग, उनकी शेप एंड देयर मोटिलिटी शुड बी नॉर्मल। अगर ये नहीं होती है देन वी ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न कि उसमें क्या है। क्या पेशेंट डायबिटिक है, क्या उसको हाइपरटेंशन है, क्या स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, क्या वो ओबीज़ है, या कुछ भी, वट एवर द रीज़न, हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो वी ट्राई टू फाइंड आउट, उसके अकॉर्डिंग हम उनको एडवाइस करते हैं कि आपको लाइफस्टाइल पे भी फोकस करना है। आजकल बहुत सारे मेल्स क्या होते हैं, यूजुअली वो देखा जाए US शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से वो काम ही रात को कर रहे होते हैं। राइट, तो रात को काम, एक हमारा एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन। राइट। राइट, मेलेटोनिन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर द फर्टिलिटी। ठीक है, प्लस इट हैज़ सम एंटीऑक्सीडेटिव एक्शन ऑल्सो। तो जब ये मेलेटोनिन हमारा डिस्टर्ब होता है, ये कैसे बढ़ता है? अंधेरे में, जब हमारी नाइट में, डार्क में पूरी तरह से अगर हमारी स्लीप अच्छी है तो मेलेटोनिन का लेवल अच्छा रहेगा। बट अगर हमारी नाइट स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, हम रात को उठ के जाग के काम करते हैं और डिलेड स्लीप है, तो मेलेटोनिन के लेवल्स लो हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो दोनों को ही, मेल एज वेल एज फीमेल, फर्टिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं। तो हम पहले तो इन्हें एडवाइस करते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए।
अगर आपको बीपी शुगर है, थायराइड है, या आप ओबीज़ हैं, या आपका स्लीप साइकिल ठीक नहीं है, तो ये सब चीज़ों पे आप काम करिए। प्लस साथ में हम उन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, ठीक है, प्लस और मेडिसिन्स देते हैं जिससे उनका थोड़ी सी क्वालिटी इम्प्रूव हो सके, उनकी शेप, उनका स्ट्रक्चर, उनका नंबर इम्प्रूव हो सके। एंड ये आई हैव सीन सो मैनी पेशेंट्स आकाश, कि अगर वो सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। तो ओके ये बिल्कुल भी डिसहार्टन होने वाली बात नहीं है कि मेरा तो काउंट ही बहुत कम है या मेरी तो मॉर्फोलॉजी ही ख़राब है। अगर आप पूरा ध्यान देंगे, अपना लाइफस्टाइल पे फोकस करेंगे, डॉक्टर की बताई हुई दवाई सही टाइम से खाएंगे, तो बहुत चांसेस हैं कि स्पर्म की क्वालिटी विद इन 3 मंथ्स इम्प्रूव हो जाती है। ओके। एंड मैम यही सेम फीमेल्स के अंदर? फीमेल्स में भी सेम है कि हम यही उन्हें एडवाइस करेंगे कि आप अपना बीपी, शुगर, थायराइड और प्लस एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। दोज हु आर लाइक सीडेंट्री लाइफस्टाइल आर फॉलोइंग और ओबीज होते हैं, यूजुअली हमने देखा है कि फीमेल्स का कई बार वो भी ऑफिस के पर्पज़ से अपना सीडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो कर रही होती हैं या स्लीप साइकिल फॉलो नहीं कर रही होती हैं, उनमें भी मेलाटोनिन लेवल्स डाउन होते हैं। तो उस केस में भी लाइफस्टाइल तो सबसे पहले आएगा। ओके मेडिसिन से पहले आपको लाइफस्टाइल ठीक करना है, उसके बाद हमारा रोल आएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या आपका AMH लेवल लो है, क्या आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, क्या आपके कुछ और लाइक ट्यूब्स में प्रॉब्लम है, तो हम फिर उस पे काम करते हैं। ठीक है। और मैम दोनों की रिपोर्ट एकदम ठीक है, फिर उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं? मतलब लाइक दोनों की रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है और जैसा आपने बताया ना 20% ऑफ द चांसेस रहते हैं, तो उस केस में हम कैसे क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं सो दैट चांसेस विल बी हाई वेरी फॉर द नाइस, प्रेगनेंसी? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आकाश आपने। सी आज ऐसे भी बहुत सारी पॉपुलेशन पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनमें रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक होते हैं और ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो वो हम यही पूछते रहते हैं कि मैम हमारी तो सारी रिपोर्ट्स ठीक है, जो आपने टेस्ट बोला है मैंने सारे टेस्ट कराए, सब रिपोर्ट्स सही हैं, हमारे हार्मोन्स सही हैं, हमारा काउंट, हमारा AMH ठीक है, हमारा सीमन एनालिसिस ठीक है, हम सही से ढंग से जो आपने कहा है ओवुलेशन पीरियड फॉलो कर रहे हैं, फिर भी हम कंसीव क्यों नहीं कर पाते हैं? ये हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है उनको समझाना कि ये जो हम पिक्चर देख रहे हैं, जो टेस्ट है, ये सब एक मैक्रो, एक बड़े लेवल पे देख रहे हैं, बट देयर आर फ्यू चेंजेस इन आवर बॉडी जो माइक्रो लेवल्स पे हो रही होती हैं, विच कैन नॉट बी पिक्ड अप बाय दीज टेस्ट, बाय अल्ट्रासाउंड, बाय एनी अदर टेस्ट। यूजुअली होता क्या है, कई बार क्या होता है, एग काउंट सही है, ठीक है, एग रप्चर भी हो रहा है, बट फिर भी नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि उसकी एग की क्वालिटी ख़राब होती है। कई बार एग का जो हमारे शेल है वो मैम इतना, ये पेपर पे आप एक बार ड्रॉप हाँ, उस शेल जो होता है, ये मैम मैं लगा दूंगा एक्सप्लेनेशन। हाँ, शेल इतना ज़्यादा थिक हो जाता है, राइट, कि स्पर्म जो है उसे पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता। जैसे Okay. कहते हैं ना, स्पर्म को उसे भेदना होता है, बट Okay. शेल हैज़ बिकम सो थिक दैट स्पर्म इज़ अनएबल टू पेनिट्रेट। तो ये Okay. सब चीज़ें जो होती है हमें किसी टेस्ट से नहीं पता लगती। तो दीज आर द रीज़न फॉर अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी, कि हमें लगेगा हमारी स्पर्म काउंट भी ठीक है, हमारा एग भी ठीक है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा? ऐसे ही एक और चीज़ होती है जैसे ट्यूब्स होती हैं। ट्यूब्स का काम क्या है, एज आई हैव टोल्ड यू कि शुड आई एक्सप्लेन इट? Yes, yes, yes. ओके, सी दिस इज यूट्रस, राइट, और यहीं पे हमारी ट्यूब्स है Right. एंड इधर ओवरी है। अब होना क्या है, यहाँ से एग निकला, फॉलिकल निकला, उसको ट्यूब्स के थ्रू अंदर जाना है, Right. राइट, और यहाँ से हम स्पर्म ने अंदर जाना है। बट होता क्या है, ट्यूब्स ओपन तो आ जाती हैं, ठीक है, जब हमने टेस्ट करा, बट इनके सिलियास, इसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो इस ओवम को अंदर पुश करेंगे। कई बार इन सिलिया का फंक्शन ही प्रॉपर नहीं होता है, मतलब कि वो उसे पुश करने में ही दे आर नॉट एबल टू पुश इट इनटू द यूट्रस। तो ये भी एक रीज़न होता है ना कंसीव करने का, और ये सब चीज़ें हम किसी टेस्ट के थ्रू नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी समटाइम्स। ओके मैम, आपने ओवुलेशन के बारे में बात करी। ओवुलेशन डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा,
तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ओवुलेशन डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड व्हाट विल बी द गोल्डन पीरियड टू कंसीव फास्टर? ओवुलेशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओवुलेशन पीरियड का मतलब ये है, इट्स ए ओवुलेशन विंडो जिसमें ओवरीज से हमारा ओवम बाहर आएगा, राइट? और यही फर्टिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी के लिए। यूजुअली हम पेशेंट्स को ये एक्सप्लेन करते हैं, और ये तभी थोड़ा सा ज़्यादा रिलायबल होता है। आजकल आपने देखा हुआ लोग बहुत ट्रैक करते हैं कि मैम मैं तो फॉलो कर रही हूँ, अपने ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। तो ओवुलेशन इज़ नॉट जस्ट ए 1 और 2 डे, इट्स ए विंडो, ठीक है? और ये 2-4 दिन में हो सकता है, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर डे। वो तो हम डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओवुलेशन, विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। बट आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये ओवुलेशन जो पीरियड है वो सही से उन्हीं पेशेंट में कैलकुलेट करता है ये ऐप जिनके साइकिल्स रेगुलर हों। ओके, राइट, जिनको पता है, जिन फीमेल्स को पता है कि मुझे एवरी 28th डे पे या 28 से 30 दिन या 26 से 28 से 30 दिन में मुझे पीरियड आ जाएगा। बट कुछ लोगों का होता है ड्रास्टिक होता है, कुछ ऐसे कई बार 30th डे पे आते हैं, कई बार 40th डे पे आते हैं। उन लोगों में बहुत एक्यूरेटली ओवुलेशन विंडो नहीं बताई जा सकती। तो मैम कुछ टेस्ट किट्स आती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं ओवुलेशन के लिए या? हाँ, वो तो हम कर ही सकते हैं, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों में रेगुलर है, लाइक 28 डेज का साइकिल है, तो मोस्ट लाइकली जो ओवुलेशन है वो मिड ऑफ द साइकिल होता है, राइट? मिड ऑफ द साइकिल मतलब 13th 14th डे पे। तो हम ये एक उनको ब्रॉडर टर्म में ये बता देते हैं कि जिस दिन पीरियड आता है, काउंट इट एज ए डे 1, दैट वुड बी योर फर्स्ट डे। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जब पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं तब से वो अपनी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं कि मैम 3-4 डेज तो ब्लीडिंग थी, तो वो तो हमने छोड़ दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। पीरियड का डे 1 इज़ फ्रॉम द डे ऑफ बिगनिंग, राइट? जिस दिन पीरियड स्टार्ट होगा, काउंट इट फ्रॉम दैट डे, वो आपका फर्स्ट डे होगा। तो हम ये बोल देते हैं कि 10 डेज बिफोर एंड 10 डेज आफ्टर द पीरियड, राइट? तो इन दिनों पे ओवुलेशन नहीं होता है। लेट्स सपोज किसी को फर्स्ट को पीरियड आया, तो फर्स्ट टू 10 डेज, दैट इज फर्स्ट 10 डेज ऑफ पीरियड, ठीक है? और उधर हम लेते हैं 21st टू 30th, ओके, ठीक है? तो इन दिनों में ओवुलेशन नहीं होगा। ओवुलेशन पीरियड इज फ्रॉम 11 टू 19th। 11 पीरियड्स के 11 से लेके पीरियड 19 के 11th डे से टिल 19, मतलब कि बीच के 10 दिन जो होते हैं वो ओवुलेशन के लिए होते हैं, फर्टाइल भी। फर्स्ट 10 डेज एंड आफ्टर के लास्ट के 10 डेज आर नॉट इफेक्टिव। अब टू और भी ज़्यादा स्पेसिफाई होना है तो हम ये पेशेंट को, क्योंकि वो कई बार इतने बिजी स्केड्यूल में डेली रिलेशन बनाना भी पॉसिबल नहीं होता, तो हम उनकी एफिकेसी बढ़ाने के लिए और ताकि ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना रहे, तो हम उनको बोलते हैं कि आप एटलीस्ट 12th 14th और 16th डे पे ये एक ओवुलेशन विंडो है, इस पे ज़रूर ट्राई करें। बट इट डजंट मीन कि आप सिर्फ ओवुलेशन विंडो को ही। हाँ, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी आकाश। यूजुअली होता क्या है, ये भी एक रीज़न होता है। पेशेंट आते हैं हमारे पास कि मैम मैं तो ओवुलेशन ट्रैक कर रही हूँ और हम रिलेशन भी बना रहे हैं, ठीक है, बट ओवुलेशन के टाइम पे ही अगर आप रिलेशन बनाते हो तो इट बिकम्स वेरी स्ट्रेसफुल। ये ऐसे लगता है एंजाइटी से भरा हुआ, ऐसे लगता है कि उनको परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। बेबी प्लान मिशन, बेबी प्लान है ना, तो उसमें कोई प्लेजर नहीं, कोई कुछ वो नहीं, तो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। एंड स्ट्रेस इज़ नेवर गुड फॉर फर्टिलिटी, ना मेल के लिए ना फीमेल के लिए। तो मैं यही एडवाइस करना चाहूँगी कि आप सिर्फ ओवुलेशन विंडो का तो चलो हमें ध्यान रखना ही है अगर आप प्लान करते हैं, बट दैट शुड बी, जैसे आपने बताया कि इट्स नॉट, डोंट मेक इट एज ए मिशन कि हाँ हमें सिर्फ उसी दिन पे अपना रिलेशन करना है और आगे पीछे बिल्कुल नहीं। उससे होता क्या है, उससे एंजाइटी बढ़ेगी, प्लस अगर इतना शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए ही आप रिलेशन करते हो तो स्पर्म्स की अगेन मोटिलिटी कम होती है, डेड स्पर्म ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट एवरी 3 to 4 days आपको इंटीमेसी में रहना चाहिए। मैम इसी से एक और क्वेश्चन था, आपने बताया कि पीरियड्स डिले, तो PCOS द रीज़न, PCOS की वजह से क्या रीज़न रहता है कि डिले इन प्रेगनेंसी होता है, और PCOS है क्या,
पहले तो PCOS आप एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर उसके बाद में इज इट कंट्रीब्यूटिंग टू डिले प्रेगनेंसी? यस, वेरी नाइस। इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज़ बोलते हैं। यूजुअली एज आई टोल्ड यू कि हमारी ओवरीज में, ये ओवरी है, छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, ये मिलियंस होते हैं, ठीक है। और होता क्या है, ओवुलेशन का मतलब क्या है कि इसमें से बाय एक जो फॉलिकल है वो मेच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको डोमिनेंस हम बोलते हैं, डोमिनेंट फॉलिकल। और फिर वो ओवुलेशन के टाइम पे रप्चर होके बाहर आता है, जिसको हम बोलते हैं ओवुलेशन, राइट। अब ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब PCOS में होता क्या है, इतना ज़्यादा हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, कि ये जो फॉलिकल्स हैं ये सिर्फ छोटे छोटे सिस्ट बन के रह जाते हैं। ओके, ठीक है, मतलब कि आप ये कह सकते हो वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। मतलब कि फॉलिकल से तो एग तो भरा पड़ा है, उनका आप AMH लेवल कराओगे 6 आएगा, 7 आएगा, मतलब कि उनमें खूब फॉलिकल्स होंगे, बट वो किसी काम के नहीं होते। राइट। क्यों? क्योंकि ना तो उनमें डोमिनेंस हो पाएगी, कोई एग मेच्योर नहीं हो पाएगा, और ना ही फिर वो रप्चर होके बाहर आएगा, जिसको हम ओवुलेशन बोलते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि फॉलिकल्स होने के बावजूद भी वो एक सिस्टिक फॉर्म में ओवरीज में कलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा है, वो मेच्योर होके बाहर नहीं आ पाते। तो जब ओवुलेशन ही नहीं होगा, एग ही नहीं मिलेगा, तो फिर प्रेगनेंसी कैसे होगी? ओके, सो मैम इसमें क्या ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है? मतलब इफ़ द वुमेन इज PCOS है तो इज़ इट डिले ऑफ द प्रेगनेंसी, जैसा आपने समझाया। सो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है? क्या एक्शन लेने चाहिए एज अ कपल को, सो दैट ये PCOS के टाइम पे भी हम लोग कंसीव जल्दी कर सकें? सी आकाश, मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ कि पॉलीसिस्टिक का जो सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट है वो पेशेंट के हाथ में खुद होता है। ओके, हमारे पास जो ट्रीटमेंट होता है वो प्योरली सिम्प्टोमेटिक होता है। राइट। हम उसे बहुत ज़्यादा, अगर बोले ना, रूट से, जड़ से निकालना, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम पेशेंट को सबसे पहले बोलते हैं कि तुम अपने लाइफस्टाइल में आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। मोस्टली हमने पेशेंट देखा हुआ है कि ज़्यादा वो ओबीज होते हैं। थिन पेशेंट्स में भी होता है, नो डाउट, पर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर ओबीज। उनका लाइफ, हम उनको यही बोलते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए। आप चाहे थिन हो चाहे ओबीज हो, आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, राइट। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूर अपनाना है। एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारे में इंसुलिन रिसेप्टर्स बढ़ते हैं। एक ये भी बहुत रीज़न होता है PCOS में, अगर उन पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, राइट। तो हम उनको ये बोलते हैं कि आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, जंक फूड से बिल्कुल दूर रहना है। आजकल लोग जंक फूड, ये प्लास्टिक्स में इतना सारा वो रैपर्स में, कंटेनर्स में खाते हैं, ठीक है। तो ये सब भी बहुत इम्पैक्ट करता है ओवेरियन फंक्शन को, फर्टिलिटी फंक्शन को। स्लीप साइकिल आप मेंटेन करिए। तो ये अगर आप अपना लाइफस्टाइल का ध्यान रखते हो, और एक ओबीज पेशेंट ज़्यादा, इसमें ना हम उनको बोलते हैं कि आपको वेट रिड्यूस करना है, बट वेट रिड्यूस करने का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइक 82 सीधा 55 या 60। अगर आप थोड़ा सा भी 3 to 5% भी रिड्यूस करते हो इन ए 1 मंथ, राइट, 80 kg का अगर कोई फीमेल है, वो अगर 2-3 महीने में अपना 75 भी कर लेती हो, फिर भी हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। तो इट मीन्स आप एक्टिव होके देखो, एक बार लाइफस्टाइल चेंज करके देखो, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ओवुलेशन अपने आप होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉलिकल जो रेजिस्टेंट बन गए हैं, हार्मोनल रेजिस्टेंस हो गई है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है, वो एक्सरसाइज को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है। ओके, ठीक है, तो उनमें ओवुलेशन होने लग जाता है। तो मैं सबसे पहले हमेशा अपने पेशेंट्स को यही बोलती हूँ कि आपको अपने लाइफस्टाइल्स पे फोकस करना है। पहले आपको अपनी हेल्प करनी है, आफ्टर दैट आई एम हियर टू हेल्प यू। ओके, ग्रेट। आपने ये सारी चीज़ें बताई। फीमेल ये सब चीज़ें भी कर रही हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डाइट को भी फॉलो कर रहे हैं, फिर भी PCOS है, तो आपकी तरफ से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने समझ लिया PCOS होता क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। यूजुअली 30 to 40% इसका यही रीज़न है कि प्रॉब्लम यहाँ आती है, ठीक है, कि फॉलिकल मेच्योर नहीं होता, डोमिनेंट नहीं बन पाता, और मेच्योर नहीं होगा तो रप्चर होके बाहर नहीं आएगा। राइट। तो हमारा रोल यही है
कि हम कुछ इनको ऐसी मेडिकेशंस दें कि हम ये इसको मैच्योरिटी की तरफ ले जाएं, राइट? ओके। तो हमारे पास बहुत सारी ओरल मेडिकेशंस भी होती हैं, प्लस हमारे पास इंजेक्शंस भी होते हैं। पहले हम ट्राई करते हैं कि पेशेंट को ओरल मेडिकेशन दें, 5 to 6 डेज़ के लिए हम मेडिसिन देते हैं, राइट? और उसके बाद फिर हमारा काम होता है इसको देखें कि हाँ, कि क्या ये ओवुलेशन, क्या ये इसकी ग्रोथ अप्रोप्रिएट हो रही है, रप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है। दैट वी डू विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड, ठीक है? तो Okay. पहले हम उनको कुछ 6-7 डेज़ के लिए मेडिसिन देते हैं ऑफ द पीरियड्स। हम बोलते हैं कि आप 2nd-3rd डे ऑफ पीरियड से ये मेडिसिन स्टार्ट करो, 5-6 दिन के लिए आप मेडिसिन खाओ, उसके बाद आप हमारे पास आओ। फिर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड का काम है इसको ट्रैक करना, कि इसकी Right. मैच्योरिटी को ट्रैक करना कि क्या ये साइज़ में बड़ा हो रहा है। फिर जब एक अप्रोप्रिएट साइज़ बन जाता है 18-20 mm या 22 mm के अराउंड, फिर हम इंश्योर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस, मेडिसिन्स कि ये रप्चर हो जाए। तो ये Okay. हमारा एक पूरा प्रोसेस रहता है कि हम ओवुलेशन की मैच्योरिटी में हेल्प करते हैं, फॉलिकल की मैच्योरिटी में हेल्प करते हैं, उसके रप्चर होने में हेल्प करते हैं, और उनको बताया जाता है कि ये आपका अब ओवुलेशन हो गया है, आप इसे बेस्ट यूटिलाइज करो, ठीक है? Okay. इसको हम टाइम्ड इंटरकोर्स भी बोलते हैं, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग प्लस टाइम्ड इंटरकोर्स। तो हम ऐसे करते हैं कि पहले 2-3 साइकिल में तो हम पेशेंट को खुद बोलते हैं कि आप अपना घर पे नेचुरल ट्राई करिए। तो ये 2-3 साइकिल तक हम ट्राई करते हैं। बट अगर ये भी सक्सेसफुल नहीं होता है, राइट, फिर एक और चीज़ होती है जिसको हम IUI बोलते हैं। IUI. IUI, Okay. इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। Okay. इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें प्रोसेस तो सेम चलेगा कि हमने मेडिसिन दी, फॉलिकल बना, हमने ट्रैक करा, रप्चर हुआ। बट जिस दिन ये रप्चर हो जाता है उस दिन हम हस्बैंड को भी बुलाते हैं हॉस्पिटल में और उनको बोलते हैं कि आप हमारी लैब में सीमन सैंपल दीजिए। तो Okay. उसमें जो हेल्दी स्पर्म्स होते हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक मीडिया में ले लेते हैं, और फिर डायरेक्टली जो है एक सिरिंज होती है बहुत ही, जिसको कैनुला, एक सिरिंज से भी पतला कैनुला होता है, उसकी हेल्प से हम यूट्रस में उसे डाल देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं. इंजेक्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इससे थोड़े से प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नियर 20-25% चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दैट्स वन स्टेप फर्दर। मतलब एक तो हमने टाइम्ड इंटरकोर्स करा, हमने आपको बता दिया ये टाइम अब सूटेबल है, हमने आपको एग बना के दे दिया है, आपका रप्चर हो गया है, अब आप घर पे इसे ट्राई करो। नहीं होता है 3-6 महीने, फिर हम आते हैं IUI पे कि ठीक है अब आपसे नहीं हो रहा, हम फॉलिकल पे भी ध्यान दे रहे हैं, अब हम स्पर्म पे भी ध्यान देंगे। स्पर्म को भी हम हेल्दी करेंगे, उसको भी हम नरिश करेंगे, उसको भी एक कल्चर मीडिया में डाल के, एक प्रॉपर मीडिया में उसे प्रिपेयर करके फिर डायरेक्टली हम यूट्रस में डालते हैं। इसको हम IUI बोलते हैं। मैम फिर IVF कितना डिफरेंस है? मतलब IUI एंड IVF इज अ सिमिलर थिंग? नो, ओके देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन IUI एंड IVF। मैम IVF से रिलेटेड एक क्वेश्चन था. आजकल IVF क्लिनिक्स बहुत ज़्यादा ओपन हो गई हैं और जगह जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं और एक कॉस्टिंग उन्होंने मेजर कर रखी है कि आप इतने कॉस्टिंग में करिए. कोई 50,000 से लेके कोई 5 लाख रुपए कॉस्ट कर रहा है. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द IUI एंड द IVF? और लोगों को आई थिंक जिनको नॉलेज नहीं है, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं होगी, सीधा कई जगह वो मिसगाइड भी होते होंगे, सीधा वो IVF की ट्रीटमेंट की तरफ जाते होंगे. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द IUI एंड द IVF? ओके, सी आकाश, इनमें डिफरेंस तो बहुत है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो बड़ा जो डिफरेंस है वो कॉस्ट में ही है, राइट? IUI तो आपका 15-20 हज़ार में हो जाएगा और IVF में आपका थोड़ा सा नियर 1.5 to 2 लाख तक इन द मेट्रो सिटीज़. इन द मेट्रो सिटीज़ एक्सपेंस होता है। और दूसरा एक जो मेजर डिफरेंस है, IUI इज़ जस्ट फॉर 1 साइकिल। जैसे मैंने आपको बताया, हमने मेडिसिन दी, हमने ये सारे फॉलिकल्स को एग को ग्रो करने में हमने हेल्प करी। तो इसमें IUI में हम यूजुअली इतनी ही मेडिसिन देते हैं कि हमारे पास 1 या 2 फॉलिकल या मैक्सिमम 3 फॉलिकल ही मैच्योर हों, ठीक है? बट IVF में क्या करते हैं, हम मेडिसिन इस हिसाब से देते हैं कि हमें मैक्सिमम फॉलिकल्स मिलें, कि दोनों ओवरी से हमें 7-7, 8-8 फॉलिकल्स मिल जाए। उसका फ़ायदा ये होता है
कि हम फिर उसको ओवम पिकअप करते हैं, कि उन सारे फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल के हम लैब में प्रिजर्व कर लेते हैं। मतलब तो एक सिंपल भाषा में ओवरी में आपने सेल्स निकाले काइंड ऑफ, एंड एग्स निकाले, उसको आपने प्रिजर्व कर लिया, राइट। ठीक है, तो इसका देखो बेनिफिट क्या है। IUI में तो हर साइकिल में हमें एग बनाना पड़ेगा, हर साइकिल में उसको दवाई देनी है, हर साइकिल में उसे हमें मॉनिटर करना है। बट IVF में हमने सिंगल साइकिल में ही थोड़ी ज़्यादा मेडिसिन या इंजेक्शंस के हेल्प से ज़्यादा फॉलिकल्स बना लिए, ठीक है, और वो सारे के सारे ही हम एक ही बार में उसे पिकअप या एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उन्हें हम प्रिजर्व कर सकते हैं। वो फॉलिकल जो हमने प्रिजर्व करे हुए हैं, एग्स हैं, वो ईयर एंड ईयर आप यूज़ कर सकते हो। उससे आप एक बच्चा क्या 1 2 3 जब तक चाहो, लाइक आज आपने एक प्रेगनेंसी करी, आपके वो एग्स उसमें प्रिजर्व करे हुए हैं, तो आप हो सकता है आप 4 साल के बाद भी दोबारा उससे आप तो मैम एक प्रिजर्व एग्स की भी तो एक शेल्फ लाइफ होती होगी, इसी को एग फ्रीजिंग बोलते हैं आई थिंक। सो इसकी भी तो एक शेल्फ लाइफ होती होगी कि कितने टाइम तक आप एग फ्रीज कर सकते हैं? वो कर सकते हैं, वो तो लैब्स का हर किसी का अपना अपना वो सिस्टम होता है, उसमें आप अपनी पेमेंट करते रहते हैं, ईयरली आपको कॉस्ट देनी पड़ती है। कोई 10,000 में फ्रीज़ कराता है, कोई 15, जितना आपको चाहिए अपना फर्टिलिटी पीरियड कि मैम हाँ मुझे 5 साल के लिए 10 साल के लिए फ्रीज़ कराना है, तो आप करवा सकते हैं। उसको फ्रीज़ करवा के अपनी कॉस्टिंग आपको देनी पड़ती है। बट मैम एक वुमेन के लिए भी तो एज मैटर करती होगी, या लाइक 35 पे अगर एग फ्रीजिंग करा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि 45 में हम लोग प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, तो वो एक एज डिफरेंस नहीं आ जाता होगा? दैट्स वेरी नाइस क्वेश्चन आकाश। यूजुअली अब मेट्रोज में हो क्या रहा है, लोग कर क्या रहे हैं, वो इसका गलत मिसयूज़ कर रहे हैं। वो 30-35 की एज में एग फ्रीज करा के रख लेते हैं कि ठीक है हम इसको बाद में अपना ट्रांसफ़र करा लेंगे, राइट। ठीक है, आपकी एग की लाइफ तो क्वालिटी तो आपने फ्रीज करवा दिया, वो तो एजिंग नहीं होगी उनकी, बट विद एज एक फ़ीमेल की बॉडी में चेंजेस आती हैं, राइट। यूट्रस में चेंजेस आती हैं, उसकी लाइनिंग जिससे वो बच्चा अटैच होगा, इम्प्लांट होगा, उसमें भी तो चेंजेस आती हैं। वो लाइनिंग थिन होती जाती है, लाइनिंग की क्वालिटी गिरती जाती है, तो जिसकी वजह से एग अच्छा होने के बावजूद भी वो इम्प्लांट नहीं हो पाता। तो ऐसा नहीं है कि वो आप कुछ ईयर्स के लिए 2 to 4 ईयर्स के लिए कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आप उसे 40-45 ईयर्स तक कि आप उसे रखे बैठे हैं, क्योंकि यूट्रस की चेंजेस, बॉडी की चेंजेस, बीच में डायबिटीज स्टार्ट हो जाती है या कोई और प्रॉब्लम, कोई और ऑटोइम्यून डिजीज़ आ सकती है, यू नेवर नो इन लाइफ में क्या होना है, तो उसकी वजह से भी फर्टिलिटी के ऊपर असर पड़ता है। ओके मैम। मैम IVF में एक और क्वेश्चन था मेरा। IVF का आपने ट्रीटमेंट बताया कि एग्स फ्रीज करते हैं, उसके आगे क्या होता है फिर? मेल के सीमेंस भी हम लोग लेते हैं? देखो, कर तो दोनों ही चीज़ें सकते हैं, एग फ्रीज़ भी कर सकते हैं और सीमन भी फ्रीज़ कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने लाइक फ़ीमेल की जो फर्टिलिटी है वो एज ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और वो जल्दी डिटेरियोरेट होने लग जाता है, फॉलिकल्स का नंबर जल्दी फॉल होने लग जाता है। बट मेल के केस में इवन 40-45 की एज के में भी कई बार स्पर्म्स हेल्दी रहते हैं। तो अगर स्पर्म में कोई इशू नहीं है, ठीक है, स्पर्म्स हेल्दी हैं, तो हम फ्रेश भी ले सकते हैं उनका सैंपल, और अदरवाइज़ अगर कुछ लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो हम वो भी सैंपल भी, इवन सीमन सैंपल भी हम फ्रीज़ करके रख सकते हैं। ओके। एक और चीज़ पूछना है, अगर एज अ लेमैन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज़ IVF? IVF एक्चुअल में है क्या? अगर आप मेरे को एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग दें कि IVF कैसे होता है, क्या प्रोसेस रहता है? आकाश, जैसे अभी हमने IUI डिस्कस करा, अब हम IVF करें। IVF का मतलब क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि वो जो फर्टिलाइजेशन है, ये जो मीटिंग है, ये ओवम को, एग को स्पर्म के साथ जो फ्यूज़ कराना है, ये हम एक ट्यूब में कराते हैं, ठीक है। इसमें वही प्रोसेस सेम है, बट लिटिल चेंज ये है कि हम ज़्यादा डोज दे के ज़्यादा फॉलिकल्स बना के एक साइकिल में पिकअप कर लेते हैं। ओवम पिकअप बोलते हैं कि एक लेडी का हमने इंजेक्शन दिया, बहुत सारे फॉलिकल्स बन गए हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। तो अंडर एनेस्थीसिया ये एक प्रोसेस होती है जिसको ओवम पिकअप बोलते हैं। ये अंडर एनेस्थीसिया होता है कि फ़ीमेल को पूरा एनेस्थीसिया दिया जाता है, रिलैक्स करा जाता है और उसकी ओवरी से, दोनों ओवरी से सारे फॉलिकल्स ले लिए जाते हैं, राइट। सिमिलरली उधर से हस्बैंड का सीमन ले लिया जाता है। तो सीमन में भी अच्छे स्पर्म्स जो होते हैं,
ठीक है। उसमें से लाइक हमने फॉलिकल्स, अगर हमने 10 फॉलिकल्स ले लिए तो एट ए टाइम हम सारे तो फ्यूज़ कराएंगे नहीं, उसमें से हम 2 या 3 बाकी हम प्रिजर्व करके रख लेते हैं। 2 या 3 जितने भी चाहते हैं उनको अच्छे स्पर्म्स के साथ फ्यूज़ करवा देते हैं। ओके, राइट। उसको फ्यूज़ करवाने के बाद मतलब कि उनका मेटिंग हम बाहर लैब में कराते हैं। तो आईवीएफ के लिए लैब बहुत मैटर करता है। जैसे आपने ये बोला था, पहले पूछा था कि मैम 50,000 में भी हो रहा है, हाँ। 5 लाख में भी हो रहा है। वो यही डिपेंड करता है कि अगर आपकी आईवीएफ के रिजल्ट्स लैब ओरिएंटेड बहुत है, ठीक है, अगर आपकी लैब अच्छी है, आप कल्चर मीडिया अच्छा यूज़ करते हो, अच्छी मशीन्स यूज़ कर रहे हो, तो उसके पॉजिटिव होने के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, 50-60% होते हैं। कुछ कुछ लैब्स में तो 60-70% भी है। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि आप कहाँ करवा रहे हैं, लैब फैसिलिटीज़ वहाँ पे कैसी है, वहाँ का एम्ब्रियोलॉजिस्ट कैसा है, ठीक है। क्योंकि ये मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छे स्पर्म को फॉलिकल के साथ जो है फ्यूज़ करवा के उसको हम रख लेते हैं लैब में, 3-4 दिन के लिए रखते हैं, 5 दिन के लिए रखते हैं, उन्हें हम थोड़ा सा ग्रो होने देते हैं। राइट। हमने दोनों मेल फीमेल से एक एक सीड ले लिया है, उन दोनों को लैब में हम उन्हें सारा न्यूट्रिशन देते हैं जो हमारी बॉडी में मिलना था, बट अब हम लैब में दे रहे हैं, सारा न्यूट्रिशन देते हैं ताकि वो थोड़ी सी उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो सके। ओके, ठीक है। फिर उस ग्रोथ को हम ऑब्जर्व करते हैं लैब में कि जो सेल, जो जाइगोट एम्ब्रियो, जो बेबी सीड सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, उनको हम फिर दोबारा वापस से यूट्रस में डाल देते हैं। मैम ये आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं हुआ, इसमें बेबी हेल्दी रहेगा? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। लोगों को यही लगता है कि आईवीएफ तो एक आर्टिफिशियल है, वो बेबी हमारा हो ही नहीं सकता। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये प्योरली नेचुरल है, ये आप ही का है बेबी है, आप ही के ही ब्लड से बना हुआ है, हम आप ही का ही जेनेटिक मटीरियल ले रहे हैं। लाइक फीमेल का ही, उसी लेडी का हम ओवम ले रहे हैं, हस्बैंड का हम स्पर्म ले रहे हैं, दोनों को हम मेट करा रहे हैं। हम सिर्फ एक प्रोसेस को हेल्प कर रहे हैं जो बॉडी में हो सकता है, लाइक वो पैसेज ब्लॉक हो, ट्यूब ब्लॉक हो, अब वो चीज़ मिल ही नहीं रही है तो कैसे प्रेगनेंसी होगी। वी आर जस्ट हेल्पिंग। जो चीज़ आपकी बॉडी में नहीं है उसको हेल्प करके सीड बना के उस सीड को आपकी बॉडी में, आप ही के यूट्रस में डाला जाता है। तो प्लीज़ मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आईवीएफ को बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं समझिए, ये प्योरली नेचुरल है, आप ही के ही जेनेटिक मटेरियल से बना है, आप ही की ही बॉडी में 9 महीने रहेगा, आप ही की ही बॉडी से डिलीवर करेगा और बच्चा आप ही का ही दूध पिएगा। तो इट्स ए प्योरली 100% नेचुरल। मैम आईवीएफ का टाइम फ्रेम क्या होता है, एक बार थोड़ा वो एक्सप्लेन करेंगे, कितने टाइम में कंसीव हो जाता है या इसमें बार बार ट्रायल्स देने पड़ते हैं? आकाश देखो, इसमें करते क्या है, जैसे मैंने बताया था कि एक साइकिल में तो पहले सारा इवेल्युएशन होता है, ठीक है, सारा आपका फर्स्ट साइकिल में हम आपके टेस्ट कराते हैं, सारी चीज़ें जो बेसिक है आपका वर्कअप वो होता है, ठीक है। सेकंड साइकिल से हम आपको इंजेक्शन देना हम पेशेंट को इंजेक्शन देना स्टार्ट करते हैं ताकि उनका ओवम रेडी, उनके फॉलिकल्स रेडी कर सके, या एग आप बोल सकते हो, उनको हम प्रिपेयर कर सकें। उस साइकिल में हम सिर्फ एग्स को रिट्रीव करते हैं जिसको ओवम पिकअप करते हैं, ठीक है। फिर बीच में अगर पॉसिबल है तो 1-2 साइकिल्स का रेस्ट दे देते हैं, नहीं तो नेक्स्ट साइकिल में ही हम यूट्रस की लाइनिंग, जिसको झिल्ली बोलते हैं, जिसके ऊपर वो बेबी को अटैच होना है, वो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एक साइकिल में हमने ओवरी से प्रिपेयर कर लिया, दूसरे साइकिल में अब हम यूट्रस को प्रिपेयर करेंगे, जहाँ पे हमने जो अपनी लैब में हमने वो सीड प्रिपेयर करा है उसको इम्प्लांट करवाना है, ठीक है। तो एक तरह से हम वो लैंड प्रिपेयर करते हैं, यूट्रस की लाइनिंग हम प्रिपेयर करते हैं ताकि वो हेल्दी हो, उसमें न्यूट्रिशन अच्छा हो, उसकी ब्लड वेस्कुलरिटी अच्छी हो, ताकि जब हम सीड डालें वो प्रॉपरली अटैच हो सके और वो ग्रो हो सके। और मैम इसका टाइम फ्रेम कितना, मतलब मोस्टली आप मान के चलो 4-5 मंथ्स to 6 मंथ्स तक। अच्छा, 6 महीने के अंदर हो सकता है। अब सब लकी हैं, पेशेंट लकी है, डॉक्टर लकी है, तो आप फर्स्ट साइकिल में भी कंसीव कर सकते हैं। नहीं होता है तो फिर हमें और सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल। मैम कॉस्टिंग भी हमें बार बार ही पे करना पड़ेगा? और सबसे पहला क्वेश्चन मैम, कॉस्टिंग क्या होती है आईवीएफ की? लोग 50,000 से लेके और ये 5 लाख तक का नंबर कैसे है, डिफरेंस कैसे है ये? सी, कॉस्टिंग डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में करवा रहे हैं। यूजुअली अगर आप मेट्रो सिटीज़ में कराते हैं तो अराउंड 2.5 या 1.8 to 2.5 में एक साइकिल हो जाता है, ठीक है।
और दूसरी बात ये है कि अगर आपको सेकंड साइकिल की ज़रूरत पड़ती है, एज आई टोल्ड अर्लियर, पिकअप की कॉस्ट नहीं आएगी, आपको इंजेक्शंस वो वाले नहीं देने पड़ेंगे जिससे हम, सबसे ज़्यादा इसमें कॉस्ट आती है इंजेक्शंस की और लैब की। इंजेक्शन जिससे हम ये एग ग्रो कराते हैं वो ऑलरेडी हो चुका है हमारे पास, हमने प्रिजर्व करके रख लिए हैं, तो उसकी कॉस्टिंग आपको नहीं देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट साइकिल में आपको करना क्या पड़ेगा, सिर्फ यूट्रस की लाइनिंग को ही तैयार करना है, उसको तैयार करवाना है, उसके लिए जो मेडिसिन है, और प्लस जब वो रेडी हो जाता है फिर ट्रांसफ़र चार्जेस। ठीक है, तो मैम उसके बाद की क्या कॉस्टिंग आती है पर साइकिल? उसके बाद की तो 60-70,000 आप मान सकते हैं। ओके, तो मतलब वो एकदम 25% कॉस्ट रह जाती है सिर्फ। वन साइकिल आपने बताया, इफ़ द डॉक्टर एंड द पेशेंट बोथ आर लक्की तो फर्स्ट साइकिल में हो जाता है, नहीं तो सेकंड साइकिल, उसके बाद नहीं तो थर्ड साइकिल। तो ये क्या एक टाइम फ्रेम भी है इसका? ये 3-4 साइकिल्स में तो हो ही जाता है मतलब लाइक 100% गारंटी? कई लोग बोलते हैं कि IVF ट्रीटमेंट लीजिए, हम 100% गारंटी दे रहे हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, प्रेग्नेंट हो जाएंगे, तो वो सारा मिस गाइडिंग जो है चीज़ें, वो कैसे? बिल्कुल, ये तो 100% गारंटी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अगर कोई भी आपको 100% दे रहा है तो उसमें कहीं ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगी। एक तो आपको 100% गारंटी के चक्कर में नहीं, यूजुअली वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जगहों पे कई बार डोनर एग्स ले लेते हैं। आप मान लो किसी फीमेल की एज ज़्यादा है, वो कंसीव नहीं कर पाती, बट वो अपने रिजल्ट्स अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो कई बार क्या होता है उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, वो किसी यंग फीमेल का किसी और डोनर से एग लेके उनका जो फ्रीज़ करा देते हैं। तो जैसे आप कह रहे थे कि हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए, आपको किसी ऑथेंटिक सेंटर पे ही जाना चाहिए, उसके बारे में रिसर्च ज़रूर करना चाहिए और लो कॉस्टिंग के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। जो आपको 100% गारंटी दे, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट में करे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सस्पिशियस है, या तो वो डोनर एग यूज़ कर लेंगे, या फिर आपके रिजल्ट्स पुअर आएंगे, ठीक है, या फिर वो लैब अच्छी यूज़ नहीं होगी। तो हमेशा बेटर रहता है आप पहले उसके बारे में अच्छे से पढ़ें, रिसर्च करें, और तभी आप IVF सेंटर चूज़ करें। मैम थैंक यू, लेकिन मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, IVF इज़ द फर्स्ट ऑप्शन और द लास्ट ऑप्शन? सी, IVF जो होता है हमेशा ही लास्ट ऑप्शन माना जाता है। ओके, बट इन फ्यू केसेस कोई और ऑप्शन बचती ही नहीं है, तो उस केस में हमें इसको फर्स्ट ऑप्शन ही लेना पड़ता है। लेट्स सपोज कि ट्यूब ही नहीं, ट्यूब्स ही ब्लॉक हैं, तो जब ट्यूब्स ही ब्लॉक हैं तो हमारा जो फॉलिकल है, एग है, वो कैसे यूट्रस में आएगा, कैसे एंटर करेगा, हमारा रास्ता ही ब्लॉक है, तब हमें IVF ही करना पड़ेगा। या फिर स्पर्म काउंट इतना कम है कि वो नेचुरली या IUI से उसे नहीं उनका आपस में मीटिंग हो सकता, तो उस केस में हमें IVF करना पड़ता है। तो देयर आर फ्यू ऐसी हैं जो एब्सोल्यूट इंडिकेशंस हैं, जैसे कि अगर बाइलेटर ट्यूब्स ब्लॉक हैं, या फिर ट्यूब्स जो हैं पहले, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि पहले हमने हमने ऑपरेशन से ट्यूब्स बंद करवा दी थी, हमारे बच्चा था और हमने ट्यूब्स क्लोजर करा लिया था, जिसको हम फर्टिलिटी प्लानिंग में करते हैं, है ना, नसबंदी बोलते हैं, ट्यूबर लाइगेशन बोलते हैं। कई बार उन्हें रिग्रेट होता है, या फिर हो सकता है उनको लाइफ में कुछ ऐसा मिसहैप हो गया हो कि उन्हें दोबारा बच्चा चाहिए, या बच्चा नहीं रहा, या बच्चे को कोई प्रॉब्लम निकल गई, तो फिर वो प्लान करते हैं कि मैम अब हमें बच्चा सोच रहे हैं, तो उस केस में हमें IVF ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्यूब्स ओपन नहीं है, ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो देन IVF बिकम्स द फर्स्ट ऑप्शन इन दोज केसेस। ओके, और मैम ट्यूब्स में भी आई थिंक 2 ट्यूब्स रहती हैं, मतलब लाइक अगर एक ब्लॉकेज है तो दूसरी ट्यूब से भी चीज़ हो जाती है? डेफिनेटली, अगर एक ट्यूब ब्लॉक है, दूसरी ओपन है, उससे भी आप नॉर्मली कंसीव कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, टाइम फ्रेम के बारे में जानना था। जैसे आपने बताया गोल्डन एज जो है वो 30 रहती है, या फिर लास्ट ऑप्शन रहता है वो 32 रहता है। सो कब हमें घर पे ट्राई करना चाहिए, कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, पोस्ट मैरिज क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या हमें इंश्योरेंस प्लान करनी चाहिए फॉर मैटरनिटी, इसके बारे में थोड़ा सा जानना था। ओके सी, आकाश, अगर किसी कपल की एज 30 इयर्स के अराउंड हो रही है तो उसे 1 साल तक अपना आराम से ट्राई करना चाहिए, राइट। बट अगर विद इन 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स वो नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, तो उन्हें एक बेसिक जो है फर्टिलिटी इवेल्युएशन के लिए ज़रूर जाना चाहिए।
ठीक है, राइट, जो टेस्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट यही एज, अगर किसी की एज 35 या 34 से कम है, तब उनकी शादी हो रही है, तो फिर उन्हें 6 मंथ्स तक ही ट्राई करना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं खींचना चाहिए। अगर वो नेचुरली कंसीव करते हैं, वेल एंड गुड, और नहीं कंसीव करते हैं तब उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बट अगर ये एज 34 या 35 के बाद हो जाती है, आप शादी 35 के बाद करते हैं या आप प्लान ही उसके बाद करते हैं, राइट, तब फिर आपको ज़्यादा 3 4 महीने ही आप ट्राई करिए। कंसीव करते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ओके, क्योंकि आप ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। ठीक है, अब ओके, आपके पास और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, या फिर ऐसे ही छोड़ देने के लिए कि लेट्स ट्राई मोर। इतना टाइम अब आपके पास नहीं है। राइट, राइट। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। एंड मैम, मैं अपने दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं फार्मा रेमेडीज़ चैनल पर, और मैम का इंस्टाग्राम का हैंडल भी मैं इसमें पेस्ट कर दूंगा नीचे। सो आप वहाँ पर जाके कमेंट कर सकते हैं, आप मैम से पूछ सकते हैं कुछ भी आपके क्वेश्चन हैं या डाउट्स हैं, या आपको कुछ रिपोर्ट से रिलेटेड कंसल्टेशन चाहिए तो आप मैम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। एंड मैम, आपका क्लिनिक पे तो डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं Sure. इंदिरापुरम में। थैंक यू सो मच आकाश, थैंक यू। Thank you. आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, इससे हमारी टॉक से कुछ उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दिल मैम, लर्न, बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ये मिलेगी, उनको like, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और और बिल्कुल बहुत सारे लोगों के बीच में जो टैबू बना हुआ है, जैसे लोग फीमेल्स को ही टारगेट करते हैं कि आपके जैसे प्रॉब्लम है, तो लोगों को पता लगे नहीं, मेल्स के भी टेस्ट होने चाहिए, तो वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे इंडिया के अंदर लोगों को जागरूक करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।